हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में बात कर रहा हूं इंदु प्रकाश सिंह से, जो कि होम मेकर हैं, सिटी मेकर हैं, बल्कि होम मेकर से ज़्यादा उन्होंने शहर को एक नए रूप में पेश किया है, उसमें लगे हुए हैं अब तक। और जो लोग होमलेस हैं उनके बारे में सक्रिय हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने जो अपना टाइमिंग रखा ऑपरेशन का, जैसा आप बता रहे थे कि वो था रात में 9:30 से लेकर 5:30 तक, जिस समय आप सक्रिय रहते थे, इसकी क्या वजह थी? जी, एक्चुअली इसमें जोड़ दूं मैं कि हम लोगों का काम, ऑफिस का काम शुरू तो होता था सुबह के 11 बजे से, जी 10-11 बजे से, और चलता था 5 बजे तक। लेकिन जो रात वाला था, क्योंकि हमने देखा वो कि दरअसल होमलेस लोग जो है, क्योंकि आपको अगर दिन में जाएंगे आपको फुटपाथ पे मिलेंगे नहीं, वो काम पे लगे रहेंगे या कहीं रहेंगे अपना जो है, और फिर रातों को मिलेंगे फुटपाथ पे सोते हुए जो है। तो अगर हम होमलेस के बीच में, बेघरों के बीच में काम कर रहे हैं, तो आपकी उपस्थिति जो है रात को होना अनिवार्य है। कि आप अगर रात को उनके बीच में नहीं गए तो उनका दर्द, उनकी समस्याएं, जो चीज़ें हैं, आप कैसे जानेंगे आप जो है। तो क्योंकि हम लोग का हेल्थ क्लिनिक चलता था जामा मस्जिद में मंडेज एंड थर्सडेज जी, शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जी। और इसलिए हमने फिर थर्सडेज ऑफ ट्यूसडे और फ्राइडे चुना हमने अपना नाइट विजिल के लिए। और बाकी जो है हम लोग का काम सुबह से शाम चलता था, लेकिन नाइट विजिल जो था हमारा, मतलब आज तक तकरीबन मैं खुद जो हूँ 300 से ऊपर नाइट विजिल कर चुका हूँ मैं जी। और मेरी टीम जो है कम से कम 1000 से ऊपर कर चुकी है नाइट विजिल पूरे दिल्ली में। तो दिल्ली को अच्छे समझना, आई थिंक रात को ही समझ आती है दिल्ली। और तकरीबन कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपने एंगेज हुए, आप जी संपर्क में आए, जो कि होमलेस हैं, जिनके पास ऊपर छत नहीं है? जी, हम लोग एक्चुअली जब हमने अपना सर्वे किया तो होमलेस के बीच साथियों का 2000 में, वही सर्वे की विधि बड़ी वो इंटरेस्टिंग थी कि हम लोग शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक हम लोग जो है इंटरव्यूज़ किए उनके, और फिर रात के 12 बजे के बाद सुबह के 5:30 तक हम लोगों ने हेड काउंट किया जी। दिल्ली को बाकायदे जोनिंग करके पूरा जो है हम लोगों ने काउंट किया था 52,765 लोग 2000 में, जो कि फुटपाथ पर 52,000 765 लोग जी, जो दिल्ली में होमलेस थे। मतलब, और हमारा ये था कि हर एक काउंट पे एक मिस हो गया, क्योंकि कई गली में जा नहीं पाए, रात का समय था, सब कुछ था, तो एक काउंट पे एक मिस होगा तो 1 लाख लोग लगा लीजिए जो दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं 2000 की बात। तो एक चीज़ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आप क्वांटिफाई कर पाए, इनकी संख्या निर्धारित कर सके कि कितने लोग हैं जो कि जिनके पास रैन बसेरा कुछ रहने के लिए है नहीं, जगह नहीं है। दूसरी चीज़ अभी आपने ये इंडिकेट की कि दिन में ये लोग कुछ काम करते थे, तो इससे ये धारणा निर्मूल होती है कि ये सब लोग बेकार नहीं हैं, ये कुछ न कुछ काम कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए, लेकिन फिर भी दिल्ली जैसे जगह में ये अपने रहने के लिए कोई स्थान मुहैया नहीं कर सकते जी। तो आपसे इसके बाद अगला सवाल ये है कि 2001 के करीब में आपकी मुलाकात हुई थी स्लम कमिश्नर और उनके दफ्तर से जी जी। तो पहले दर्शकों को ये बताएं कि ये स्लम कमिश्नर नाम का क्या अपॉइंटमेंट है, इसका क्या काम है, किसके नीचे आता है, कौन है ये, और फिर इसके बारे में जो आपने जो भी मनोरंजक बात, आप रोचक बात बताना चाहते हैं। जी जी जी। वो उस समय होते थे मंजीत सिंह जी, जो कि एडिशनल कमिश्नर थे स्लम एंड जे एमसीडी के विंग के। तो बड़े नामी व्यक्ति थे वो, आई थिंक ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क एंड ऑल, लेकिन उनसे मिलना बड़ा कठिन था जी। तो उनसे मिलने का हम लोगों ने तरीका निकाला। एक्चुअली इनफैक्ट मेरे वाइफ के मौसा जी वॉज लॉ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, भरत भूषण जी, उनसे बोला मैंने कि अंकल मिलना है इनसे। तो फिर उन्होंने उनके ऑफिस फ़ोन किया कि भाई इंदु प्रकाश मिलना चाहते हैं। तो खैर उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई। बीच में इन्होंने क्या किया, मंजीत सिंह जी ने, और उनका ऑफिस ने पूरा जो है, जब ड्यूसी बन गया, दिल्ली अर्बन सेटलमेंट बोर्ड बन गया, उस समय एमसीडी का स्लम एंड जे विंग था, 2010 के एक्ट में बना वो। तो इन्होंने जो सबसे बड़ा शेल्टर था जहाँ पर अरुण बिहारी मिला था हमको, जब बात कर रहा था आपसे जब ना मैं, कि वो 2000 में प्रोटेस्ट किया था, तो वो जो फतेहपुरी शेल्टर था
उसको रैन बसेरा कहते थे कि रात को खुलता था, अब तक 24 घंटे खुलता है वो। तो उसको उन्होंने बंद कर दिया। दे मेड इट इनटू अ बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर। अच्छा, जेल बना दिया जी। और वहां पे मात्र केवल 10 से लोग रहते थे जी, जो जिसको बांग्लादेशी कहते थे जो, उसके लिए जो करीब 400 से 500 लोग सो सकते थे, वो कैपेसिटी पूरा बंद कर दिया एज अ जेल। वो उस तरह से एक तरह से वो यूजलेस हो गया जी। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि भाई इसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने बेघर साथियों के साथ, जो पीआरए ट्रेनिंग मिला था हम लोगों को, सबको इकट्ठा किया और हुआ कि चलो जी हम लोग सुभाष पार्क, नेताजी सुभाष पार्क है दिरेगंज में, हम लोग वहाँ से निकले और फिर पूरा राजघाट होते हुए बापू की समाधि पे जा करके बकायदे हम सब ने शपथ लिया। अच्छा, बापू की समाधि के पहले पहुंचने के पहले एक इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि हम चले आ रहे थे पूरा, तो उसमें जैसे राज कपूर की फिल्मों में बच्चा है जो मौतार्गन बजाता है जी, तो वैसे एक बच्चा था रोजुद्दीन जी, जो कि मौतार्गन बजा रहा था, पूरा बजाता हुआ चल रहा था, कुत्ते फादे चल रहा था और लोग चल रहे आ रहे थे हमारे साथ जो है। तो मैंने बोला बेटा ऐसा है, तेरा बेटा गिन क्या कितने लोग हैं हमारे जो पीछे सब ला रहे हैं। काउंट आके बोला भैया 23 लोग हैं। 23 हाँ। तो मैंने देखा तो ये तो 100 के बराबर थे, उससे भी ज़्यादा थे। तो मैंने बोला बेटा ऐसा है कि ये 23 से ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसने बोला भैया मुझे 23 तक की गिनती आती है। गिनती 23 तक आती है जी। हाँ, 23 से गिनती आती है। तो फिर खैर मैंने बाकी कॉलेज से बोला बेटा पता लगा था कितने लोग हम लोग जाए। खैर इट वॉज मोर देन 100। तो उसके बाद स्ट्रेटेजिकली हम लोगों ने, रास्ते में बापू की समाधि आती थी तो राजघाट गए हम लोगों ने, बकायदे इम्प्रॉम्प्चू जाके शपथ ले कि बापू हमारा हिंसात्मक प्रदर्शन रहेगा, हम हिंसा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और फिर स्लम एंड जे ऑफिस जो था मंजीत सिंह के ऑफिस में हम लोग पहुँचे, ITO में। ओके, और वहाँ पे कि इसको खोलो, शटर को जो बंद किया है उसको खोलो तुम। और वहाँ पे हमारे अरुण बिहारी भी थे जी, जो नशा में रहते थे, मतलब वो पीते थे भाई साहब जो है। और उनको जब उन्होंने भी शपथ लिया था, उनको जब बीच में दिक्कत होती थी कुछ, जब उनको गुस्सा आता था तो जला दो जी। अरुण बापू की समाधि भी क्या शपथ लिया? हाँ भैया हाँ, हिंसा नहीं करेंगे, शांत हो जाते थे। मतलब वो जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना पूरा, कि मतलब वो सोचे कि ये लोग भी जो थे, जो होमलेस लोग थे, इनमें भले ही नशा करने वाले हो, सब कुछ हो, लेकिन बात समझते थे। और स्ट्रेटेजिकली जब बापू की समाधि पे गए हम लोग, जो यानी एक उनके अंदर ही बताना कि ये मॉन्यूमेंट हमारा है, ये जगह हमारा है, बापू हमारे हैं और इन्होंने सिखाया हमको, उस तर्ज पे काम करना है हमको। आई थिंक ये सब हमारे लिए काफी मायने रखे। तो इस विजिट में जो स्लम कमीशन के लिए की, इसमें कामयाबी मिली आपको? मजे की बात ये हुई कि उस समय मंजीत सिंह खबर लगा कि दफ्तर में नहीं है, लेकिन उनको खबर पहुंच गई थी कि हम लोगों ने उनका पूरा दफ्तर बंद कर रखा है। हम लोग खड़े थे वहाँ पे। अब इन्फॉर्मेशन उस जमाने इन्फॉर्मेशन पुलिस देते भी नहीं थे, ना मानते थे कि पुलिस को इन्फॉर्म करें जी। अगर इन्फॉर्म होता भी था तो हम बोले ये लिखते थे कि हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे आ रहे हैं, राइट वी वांट ए परमिशन। हम कहते आपका सहयोग की अपेक्षा है हमें, खत्म। तो खैर हम तो उसमें वो नहीं लिखे थे, हमें पता नहीं था ऐसे भी होता है कुछ, एनी हाउ। तो जब प्रोटेस्ट का सुना मंजीत सिंह ने, सब कुछ उन्होंने मेमोरेंडम दिया था बकायदे उनको, खोलिए एंड ऑल दैट। तो रात आते आते वो शेल्टर होम खुल गया था बिल्कुल। तो वो शेल्टर होम बकायदे लोग वहाँ पे सोना शुरू कर दिए थे। तो बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर जो था वो बंद हुआ और वो शेल्टर खुला। तो यानी वो प्रोटेस्ट, पहला प्रोटेस्ट। तो आपको कामयाबी मिली बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़, जो एक व्यवस्थित रूप से आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो उसमें ये कामयाबी मिली। और एक ये भी मेरा प्रश्न है कि आपको शुरू में ही एक अनुभव हुआ था कि पुलिस किस तरह से एक मृत शरीर या डेड बॉडी से डील करती है जी। वो क्या किस्सा था जी? वो था ये कि वो ठंड की रातें थी उस समय जी। ये हमारे शुरू के दिनों की बात है ये। तो हमें जो है ये चांदनी चौक जो इलाका है पूरा, लाल किले के आगे जो है, जो चांदनी चौक सड़क जाती है, वहाँ एक लाल मंदिर पड़ता है जैनियों का जी। हाँ, तो लाल मंदिर के एकदम इस तरफ जो रोड फतेहपुरी से आती है, टर्न करती है टुवर्ड्स कौड़िया पुल, तो वहाँ पे एक हमें व्यक्ति मिला, बॉडी। तो देखे तो ही वॉज डेड। तो हम लोग को था कि नॉर्मली जो पुलिस को इत्तला करना, तो जो पुलिस थी वहाँ की, कोतवाली थाना पड़ता है जी। तो हमने इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पे डेड बॉडी है। और तो हमने फिर
बोल करके, तो वो जो लाल मंदिर है उसका मोटे मोटे अपना जो है पिलर्स हैं, खंबे हैं। हम दो तीन कोलिग्स हमारे रात नाइट विजिल्स में हम जाके उसके पीछे छुप गए देखने की पुलिस करती क्या है डेड बॉडी के साथ। तो अब डेड बॉडी सपोज आपका एकदम ऐसे पड़ा हुआ व्यक्ति वो जी, हाँ, तो डेड बॉडी ऐसे पड़ी है जी, तो पुलिस वाला आता है, पहले ये चक्कर लगाता है ऐसे करके, परिक्रमा करता है उसका जी, फिर जैसे बंदा लेटा हुआ है जी, साइड में जैसे भी उसको सीधा करता है जी, हाँ, और उसका छाती यहाँ पे है, हाँ, दिल ना, पाँव रखकर दबाता है यूं करके। अच्छा, देन भी रहना उसे जीवित करने की कोशिश की, जीवित नहीं, हाँ, मतलब वो पाँव से मार रहा है, देख, अच्छा पाँव से मार रहा है, जूते से मार रहा है देखने की, ओहो कि जिंदा है क्या है। हाँ। वो उस तरीके के व्यवहार देख करके हम तुरंत दौड़ के आए वहां से। जी, हमने उस पुलिस वाले को बोला, भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है, बंदा खत्म हो रखा है और ये तरीका है आपको डील करने का डेड बॉडी से, जीते जी तो मारते हैं उनको आप, जैसे बच्चा हिटलर बनना चाहता था हाँ, और मरते वक्त भी आप वो कर रहे पूरा पाँव से खप्पे से रहो उस खप्पे को, जब मतलब वो दबा रहे हैं उसको, तो सब पका सा गया वो। खैर फिर एक रिक्शा वाला जा रहा था वहां पे, बोला इधर आ यार, चेक कर हिंदू की मुसलमान है जी, उसका जिप खोला पैंट का, डंडे से उठाया, बोला सर हिंदू है। इस शिनाख्त ऐसे करते हैं परेड, मतलब अब सोचिए दिल्ली की पुलिस ऐसे डील करती है, बिल्कुल ही इन ह्यूमन गैर इंसानी ताल्लुक इस तरह से करना। लेकिन जो भी हो, ये आपने देखा कि वास्तविकता थी और ये एक ऐसी चीज़ है, कोई भी सुनेगा स्तब्ध रह जाएगा, आश्चर्य होगा, अचरज की बात है। देखते रहिए, हमारी बातचीत जारी रहेगी।